नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इटावा के करहल विधानसभा से विधायक चुन करके गए हैं, इसलिए उनको ये आजमगढ़ की सीट छोड़नी पड़ रही है। वो अपने छोटे भाई श्री धर्मेंद्र यादव जी को यहाँ से सांसद प्रत्याशी के रूप में बनाए हैं। सभी समाजवादी नेताओं का जमघट आजमगढ़ में उमड़ पड़ा है। इस समय हमारे साथ स्वाभिमान एक्सप्रेस के साथ मौजूद हैं फतेहपुर जिला के सदर विधानसभा के विधायक श्री चंद्र प्रकाश लोधी जी। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। धन्यवाद, और आपका भी स्वागत। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके चैनल को कि आप लोगों ने हमसे बात करी है। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर है। केंद्र और राज्य में दोनों बीजेपी की सरकार है और धर्मेंद्र यादव एवं निरहुआ के बीच काफ़ी घमासान चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये सपा का जो गढ़ है, गढ़ बना रहेगा या फिर निरहुआ बाजी मार पाएंगे इस बार? देखिए, हम लोग बराबर जब से आए हैं, कई दिनों से हम लोग बराबर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनमानस के बीच में हम लोग बराबर जा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने छोटे भाई को यहाँ से उतारा है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को, हम लोग उनके समर्थन में हैं। और पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने घूम करके देखा है, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। और इस बार लाखों लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जी जीतने जा रहे हैं और यहाँ एक तरफा चुनाव होगा। निरहुआ वगैरह कहीं टिकेंगे नहीं, आप देखते जाइएगा। योगी आदित्यनाथ जी रैलियां पे रैलियां कर रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो रैलियां कर रहे हैं, उन रैलियों में कभी कोई विकास की बात तो करते नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, केवल राम मंदिर की बात करते हैं। अभी देखिए आप, सेना में भर्ती की बात जो आई, 4 साल की भर्तियां हो रही हैं, कितना छात्र और बेरोजगार कितना आंदोलित है, आप देख रहे हैं। हर जनपद में तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उसके विरोध में। आप देखिए, 4 साल की नौकरी का क्या मतलब है? 4 साल की सेना में भर्ती का कोई मतलब है क्या? 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा, 17 साल में आप भर्ती करेंगे। आजकल 22-23 साल में, 24 साल में बच्चों की शादियाँ होती हैं, और जब भी उनकी शादी होगी तब वो रिटायर हो जाएंगे। तमाम जगह तो उनको रिटायरमेंट दूल्हा बोला जाएगा, और उनका क्या भविष्य होगा 4 साल बाद, आप सोच सकते हैं। तो ये सवाल ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी। क्या आप लोगों का क्या निर्णय है कि आप लोग भी सड़कों पे उतरेंगे युवाओं के साथ? देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या रूपरेखा होगी, लेकिन हम लोग हम जो नवयुवक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल वाजिब बात है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनकी नौकरी का ये 4 साल का कोई भविष्य नहीं है। ना ही उनको कोई पेंशन मिलने जा रही है, ना कोई गारंटी मिलने जा रही है, और अब 4 साल के बाद इनका भविष्य क्या होगा, इस पर ही आंदोलन वो कर रहे हैं। तो ये आंदोलन, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। 4 साल की भर्ती का क्या मतलब है, कैसे भर्ती कर रहे हैं, इनको आगे क्या होगा, इनका क्या भविष्य रहेगा। मैं देख रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं योगी जी ने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है। क्या लगता है? देखिए, हमारे नेता जो हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, और वो बहुत ही शालीन और सभ्य हैं, और हमेशा संसदीय परंपरा। उस समय उन्होंने उनको डांट दिया था, बहुत तेज़ी से डांटा था, और केशव मौर्य जी शांत भी हो गए कि मतलब तुम्हारे पिताजी पैसा लेकर के आए थे। देखिए, डांटा नहीं उन्होंने जो है उनकी बात का जवाब दिया, और डांटा नहीं था उन्होंने। और वो तो वैसे भी बहुत शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं और संसदीय भाषा में ही बोलते हैं, और वो उनको डांटना वो समझ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने समझाया कि जो संसदीय परंपरा है, उन संसदीय परंपराओं का पालन करिए। और जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पब्लिक की बात, जनमानस की बात को रख रहे हैं सदन के समक्ष, तो उस पर अब आपको क्या आपत्ति हो रही है? तो अब वो उसको किस रूप में लेते हैं, ये तो केशव मौर्य जी का और सरकार का मामला है। सफाई की बात आते ही अखिलेश जी आग बबूला हो गए थे गुस्से में, और उन्होंने डांटा था। लोगों ने ये भी कहा कि अखिलेश का ये रूप जो है पहली बार लोगों को देखने को मिला। अखिलेश जी का वो रूप है ही नहीं है, वो लोगों का अपना समझना हो सकता है। वो कभी इस भाषा का इसे इस्तेमाल करते ही नहीं है, कभी भी असंसदीय और परंपराओं का पालन उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। उनसे शिष्ट भाषा में कोई नहीं बोल सकता। वो इतनी अच्छी शालीन भाषा में बोलते हैं, इतनी अच्छी शैली में बोलते हैं, उनकी सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग तारीफ़ करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। 3 साल से श्री अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद थे। मैं कहीं जा रहा हूँ तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे वो आते नहीं थे और अपने भाई को भेज दिए हैं।
तो क्या ये निगेटिव संदेश जा रहा है नकारात्मक लोगों में कि अखिलेश जी नहीं आते थे? कोई निगेटिव संदेश नहीं जा रहा, और सारे लोग जानते हैं कि वो इतने व्यस्त नेता हैं, सारे राष्ट्र के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो समय के अभाव के कारण वो कभी क्षेत्र में कम आ पाते थे, लेकिन क्षेत्र की चिंता उनको हमेशा रहती थी। आप जितना भी आजमगढ़ में विकास कार्य देख रहे हैं, सब माननीय नेताजी का और माननीय अखिलेश यादव जी का है। और उसी पर देखिएगा आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को संसद का कैंडिडेट बनाया है। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो लाखों लाख वोट से जीतेंगे। आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, रिजल्ट दिखाई देगा, रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं बराबर। 10 में 10 सीटें इस बार 2022 में आई हैं, उसी का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना आप लोगों को? आप बताइए, जब 10 की 10 सीटें आपके सामने हो तो उस पर ओवर कॉन्फिडेंस की बात कहाँ से आ गई? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सच्चाई है कि 10 की 10 सीटें हमारी हैं और सांसद भी हमारे लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की कोई बात ही नहीं है। कल रवि किशन जी से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि मोदी जी ने 10 लाख रोजगार देने का ऐलान भी किया है और योगी जी है राशन दे रहे हैं और भी तमाम सारी सुविधाएं। तो इस बार आजमगढ़ की जनता बदलाव करके ही मानेगी, एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय का निर्माण योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। इसलिए अब सारे युवा या यहाँ के निवासी निरहुआ को इस बार मौका जरूर देंगे, उनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने के बाद यहाँ तो सरकार रिपीट हो गई और अभी भी सरकार दोनों जगह चल रही है। ये तो सरकार को ही बताना चाहिए कि उन्होंने जो वादे किए थे उन पर कितना खरे उतरे हैं, स्वयं बता देना कि कितनी उन्होंने नौकरियां दिया है, कितना आरक्षण पर काम किया है, कितने लोगों को कौन सी सुविधाएं दी हैं, कौन से विकास कार्य किए हैं। ये सारा जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सदन में बोलते हैं ना, वो पूछते हैं इस बात को कि आपने क्या विकास किया है। उन्होंने कहा कि आप जो है जाति जनगणना कराइए। हमने कहा था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम जाति जनगणना सबसे पहले कराएंगे। आप प्रकाश राजभर भी बार बार दबाव डाल रहे हैं सरकार पर जाति जनगणना के लिए, आपके गठबंधन के विधायक भी हैं। जी, आपने देखा, आप लोगों ने तो, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है कि सारी सच्चाई तो कम से कम पब्लिक के सामने ला रहे हैं। आप लोगों ने स्वयं देखा, जनता ने देखा, लाइव प्रसारण हो रहा था विधानसभा के अंदर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मतलब जोरदार शब्दों में कहा और उन्होंने कहा कि आप इस बात को बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि जाति जनगणना कब कराएंगे या नहीं कराएंगे। इस पर उस बात को वो टाल गए, फिर दूसरी बात करने लगे। जातीय जनगणना न कराने के पीछे भाजपा मतलब क्यों चाह नहीं रही है या वो विलम्ब कर रही है, समय ज़्यादा लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? बीजेपी का क्या उद्देश्य हो सकता है न कराने का? इस सवाल का जवाब तो हमें लगता है आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। जवाब वही अच्छा देंगे कि क्यों इसको टाल रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे ज़रूर, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा क्यों नहीं करवाना चाहती है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार जातीय जनगणना पे बल दे रहे हैं? हम लोग तो ये मानते हैं कि वो इसलिए नहीं कराना चाह रहे कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा ना कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उस आधार पर आरक्षण दे दीजिए, उसको उतना हिस्सा दे दीजिए ना। कौन सी दिक्कत है इसमें? आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको तो तुरंत करा देना चाहिए। सरकार में आप आ गए, हमारी सरकार होती तो हम तुरंत करा देते, यही तो उनका कहना है। इस पर वो क्यों टाल रहे हैं, इसका जवाब तो वही अच्छा दे पाएंगे। इसका मतलब वो सबका हिस्सा बराबर, जिसका जितनी भारी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। हर्ज क्या है कराने में? हम बीजेपी के लोगों से पूछेंगे कि जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि आजमगढ़, कल योगी जी रैली कर रहे थे, बता रहे थे कि आजमगढ़ को पहले भय वाला ज़िला बोला जाता था, लोग यहाँ के लोगों से डरते थे, लेकिन जब से मैं सरकार में आया हूँ आजमगढ़ को वो छवि जो थी उस छवि को मैं निकाल करके साफ छवि में जो है इसको बना रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि योगी जी मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और यहाँ सपा का गढ़ है, यानी उनका ब्लेम था कि समाजवादी लोगों की वजह से आजमगढ़ की छवि जो है धूमिल हो रही है। देखिए, आजमगढ़ की छवि नहीं, उत्तर प्रदेश की छवि समाजवादी पार्टी की वजह से अच्छी बनी थी। अब उस छवि को कहाँ योगी जी ले जा रहे हैं, योगी जी स्वयं बताएंगे। और उनके नेतृत्व में कहाँ कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ कहाँ कितना भय व्याप्त किया जा रहा है कि लोग अपनी बात को कह नहीं पा रहे। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी में मतलब है कि इतना आतंक था। आतंक तो अब है कि कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा, कोई अपनी सच्ची बात नहीं कह पा रहा, उसको इतना भय में डाल दिया गया, इतना आतंक हो गया है। आतंक अब है।
उस समय चीज़ बताइए, समाजवादी पार्टी यदि जब सरकार में थी, जैसे एक बदायूं का कांड हुआ था तो बीजेपी उस पे बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक की थी। बाद में रिपोर्ट में कुछ और निकला था, लेकिन यही सपा जो है भाजपा का काउंटर अटैकिंग क्यों नहीं कर पाती है, जैसे किसी भी मुद्दे को लेकर के? जैसे बार बार आप लोगों पे यदि गुंडा राज का आरोप लगाते हैं, गुंडों की पार्टी है, उस पर आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं या लोगों का कहना है। नहीं, पूरा जवाब दिया जाता। आपने तो विधानसभा में स्वयं देखा होगा, विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सीधा स्पष्ट बात कहा और उन्होंने कहा कि आप इस पर जवाब दीजिए। आप कहते हो हमें हमारे समय में आतंक था, बहुत भय व्याप्त था, आपके समय में ये है, इसका जवाब आप दीजिए। आप रामराज काम करना चाहते हैं तो रामराज कैसा है आपका, आप बताइए ना। भगवान श्री राम का मंदिर तो बनवा दिया है, फिर काशी भी, अब बोल रहे हैं श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा को भी सजाएंगे। देखिए वो तो देखिए, ऐसा आप बताइए किसको श्रद्धा नहीं है भगवान पर? कौन भगवान की पूजा नहीं करता, कौन भगवान को नहीं मानता? क्या सारे लोग नहीं मानते क्या कि केवल जो बीजेपी के लोग हैं वही भगवान को मानते हैं और लोग भगवान नहीं? सारे लोग भगवान के भक्त हैं, सबके भगवान है वो। तो उस पर कोई एक आदमी अपना लेबल लगाओ तो वो लेबल अच्छी बात नहीं है, वो तो सारे लोगों के है, वो आम जनमानस का है, पूरे भारतवर्ष का उसमें मतलब है कि गौरव है, तो उस गौरव को तो सभी लोग मानते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कोई नहीं मानता है, भगवान को कौन नहीं मानता और सभी लोग पूजा। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे वो लोग 2019 चुनाव भी भाजपा जीती है और श्री कृष्ण मंदिर पे नंबर लगाए हैं, तो क्या लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान का जो मुद्दा है 2024 में हिंदू वोटरों को फिर से भाजपा अपने पक्ष में कर पाएगी और सरकार बना लेगी? देखिए ये बहुत दिनों से जनता देख रही है कि आप इस मुद्दे को फिर छोड़ने के बाद दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। वो मुद्दे केवल इसलिए उठाए जाते हैं कि जनता का ध्यान जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है और जितना भी ये आतंक और गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, इससे ध्यान हटाने के लिए पब्लिक का इस तरह के जो है ये कोई ना कोई मुद्दा ले आया जाता है। आप ये बताइए, ये मुद्दे ला रहे हैं क्या आज से ही मुद्दे हैं क्या? ये तो भगवान का जो स्थान है, हम लोगों के जो भी मान लीजिए हम लोग के वो हैं, हम लोग के आराध्य हैं, सब लोगों के आराध्य हैं, तो आज से हैं क्या कि आज आप बताओगे तभी हम जाने कि नहीं कृष्ण भगवान जी कौन थे, भगवान राम जी कौन थे? सारे लोग जानते हैं, सारे लोग पूजा करते हैं, सब लोग जाते आते रहते हैं वहाँ पे, सब लोग श्रद्धा का भाव है। और इन मुद्दों को तो केवल इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि जो इनके टाइम में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरह से लोग हर वर्ग पीड़ित है, बेरोजगारी है, इन सारी चीज़ों से मुद्दा ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे जो है हाईलाइट कर दिए जाते हैं कि लोग इन पर ध्यान दें और उधर से भूल जाएं। हम जो कर रहे हैं, हमारे टाइम में जो मनमानी हो रही है उस पर लोग जो है दूसरी तरफ दिमाग बढ़ जाए तो हमारा काम चलता रहे, ये है। सवाल यही है, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि बार बार हमारे श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, मैं उनका वंशज हूँ, मेरे सपनों में वो आते हैं, तो इस तरह के मतलब बातों से या श्रद्धा से उनके पक्ष में वोट क्यों नहीं जाता? बीजेपी अपने पक्ष में वोट कैसे कर लेती है श्रद्धा और भक्ति धर्म के नाम पर? अखिलेश भी कहते हैं कि नेताजी हनुमान जी की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण उनके सपनों में आते हैं, तो जनता इनकी तरफ लुभावना मतलब देखती क्यों नहीं है उस निगाहों से? देखिए भगवान तो सबके साथ हैं, भगवान सबके साथ हैं और सबके हैं, और जो लोकतंत्र में जनता भी भगवान का रूप होती है और जनता ने अपना निर्णय, आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार बनी है, ये सारे लोग जानते हैं, पब्लिक के लोग भी जानते हैं और हमारे सम्मानित मीडिया के साथी भी जानते हैं कैसे सरकार बनी है और सरकार क्या बनने वाली थी, कैसे बन गई। ये चीज़ कोई छिपी नहीं है और भगवान पर श्रद्धा सबको है, भगवान सबके हैं और लोकतंत्र में जो है जनता जो है वो भगवान होती है। और हम लोग तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं कहते हैं कि भगवान भी हमारे हैं और हमारी जनता भी हमारी भगवान है, उनका जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। आजमगढ़ में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, निरहुआ बार बार मन से बोल रहे हैं कि ये लोग परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके पहले अभी इसी मतलब 10 दिन पहले उन्होंने टिकट एक दलित अपने नेता को दिया था, फिर उनसे छीन करके अपने ही छोटे भाई को दे दिया, यानी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे सपा, निरहुआ बोल रहे हैं। अरे अब तो सपा में नहीं, अब परिवारवाद भाजपा में है। आप ज़रा निगाह उठा के देख लीजिए ना कि वहाँ पर परिवार से ही अब सब हो रहा है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, वहाँ परिवार। अब ये केवल कहने के लिए पब्लिक नहीं परिवारवाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, परिवारवाद बीजेपी में बहुत है। इस समय सब परिवार, लड़के बच्चे सभी आए जा रहे हैं सब नेताओं के, आप देख लीजिए ना, परिवारवाद वहाँ ज़्यादा है। वो तो केवल आरोप लगाने की बात है कि नहीं इनका परिवारवाद है।
आप लोग बदनाम हैं, आप लोग, वही सवाल फिर आता है कि आप लोग काउंटर अटैकिंग में बहुत पीछे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, काउंटर अटैकिंग में तो बहुत सारा योगदान तो हमारे आप सब लोगों का, सम्मानित साथियों का भी रहता है। उस पर जब तक सहयोग नहीं मिलेगा भाई, कोई बात हम लोग अपनी बात रखेंगे, और वो अगर आपके सम्मानित मीडिया के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से अगर पब्लिक के बीच तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उस बात का मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो इस पर भी हम लोग, सब लोग, आपका भी सहयोग सब लोगों को चाहते हैं, और आप सभी सम्मानित साथी हैं। आप चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हम लोगों से इतनी बात की, इतना समय दिया। लोग तो निष्पक्ष रहते हैं, सबके साथ हैं, जो सही करेगा, सत्ता यदि अनीति करती है तो उसके खिलाफ है। यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग निष्पक्ष रहें, तो सारी चीज़ जनता के बीच में पहुंच जाएगी, और आप स्वयं ही पहुंचा देंगे। आपने देखा भी है, अभी आप देखिएगा, यहीं का रिजल्ट देख लीजिएगा आप, आपको भी पता है। आप पब्लिक में, सबके बीच में आप जाते रहते हैं, सबके बाइट्स लेते हैं, सबके बयान लेते रहते हैं, सबके विचार लेते रहते हैं। पब्लिक के बीच में भी आप लोग जाते हैं, पब्लिक से भी आपको यही मैसेज आ रहा होगा कि यहाँ की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और लाखों वोट से जीतेगी। सर, 2-3 महीने पहले फरवरी मार्च में निसंदेह आपकी पार्टी की बहुत ज़्यादा लहर थी। माना जा रहा था कि 250-300 मतलब सरकार आप लोग बना लेंगे। फिर क्या कमी रह गई ऐसा कि पूर्वांचल से निराशा हाथ लग रही थी? इस बार पूर्वांचल ने उबार दिया सपा को, पश्चिम में सपा जीत रही थी और उल्टा हो गया, पश्चिम में सपा हार गई। तो क्या कमी रह गई? आप लोग सरकार कहीं ना कहीं बनाते रह गए और विपक्ष में आ गए। देखिए, अब आप अभी खुद कहा आपने कि सरकार हमारी बनने जा रही थी, और सरकार कैसे बीजेपी की बन गई, तो इसका भी उत्तर आपके पास है। और वो साइलेंट वोटर थे, बीजेपी करे, हमारे सारे वोटर साइलेंट थे, और सपा के लोग जो है बढ़ चढ़ करके प्रचार कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, इसलिए लहर बन गया था। नहीं, आपकी रिपोर्टिंग भी तो साइलेंट थी, आप लोगों ने भी तो रिपोर्टिंग ली थी। आपके रिपोर्टर्स, आप सारे लोग भी तो कह रहे थे नहीं सरकार बनने वाली है, सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है, और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, कैसे बीजेपी की सरकार बनी है, इस पर सारे लोग जानते हैं कैसे बनी है। आप लोग, यदि आपको लगता है गलत ढंग से बनी है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पे क्यों नहीं निकलते? देखिए, निकलेंगे, वो बिल्कुल निकलेंगे। अभी तो देखिए, चुनाव में ही सब लोग व्यस्त रहे। अभी ये सब चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, अभी ये लोकसभा चुनाव आ गया। बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे, सारी जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो सब जनता के बीच में आएगी। और वैसे तो जनता सब जानती है, सारे सम्मानित साथी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। उस पर कोई बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। बनने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली थी। और माना जाता है कि चाचा और भतीजे में मतलब साथ पास तो बैठते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलता है, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ये हम लोगों का मामला नहीं है, परिवार की बात है, हम लोगों का मामला नहीं। इस पर कोई कमेंट नहीं हम लोगों का। आप फतेहपुर सदर के विधायक हैं, वहाँ पर क्या लड़ाई रही आपकी? कौन भारी रहा आप पर, भाजपा या बसपा? वैसे बसपा तो पूरे प्रदेश में लगभग कहीं दिखी नहीं। हमारा सीधा चुनाव भाजपा से ही था। हाँ, बीजेपी से चुनाव था, और सारे प्रदेश में आपने देखा कि मतलब बीजेपी से ही चुनाव था, और हम लोग बराबर पब्लिक के बीच में रहे। वहाँ भी तमाम तरीके से कोशिशें की गई, लेकिन ये कि सारे सम्मानित हमारे जनता का सहयोग रहा, और सब लोगों का सहयोग रहा। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पब्लिक के बीच में जा करके हम लोग जो है पब्लिक के बीच में ही रहे, और करने की कोशिश तो बहुत सारा काम करने की कोशिश की गई, तमाम तरीके, तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग सावधानी के साथ जो है उनको फेस किए और पब्लिक के बीच में रहे, तो रिजल्ट आपके सामने हम लोग जीत करके आए। जनता ने आपको जिता दिया, क्या लगता है काम करेंगे 5 साल उनके लिए? हाँ, जी, पब्लिक के लिए ही तो काम करना है हम लोगों को जनता के लिए ही काम करना है। और समाजवादी पार्टी में रह करके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, और पब्लिक के ही काम करने के लिए हम लोग बने हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पब्लिक के ही काम करते रहते हैं हमेशा। अंतिम सवाल लेते हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव या फिर दिनेश लाल यादव, दोनों यादव हैं, यादव वोटर किसके पक्ष में जाएगा? यादवों का गढ़ भी माना जाता है। देखिए, यादव तो रहेंगे ही समाजवादी पार्टी में, और आप समझ लीजिए सर्व समाज इस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और आप देखिएगा लाखों की तादाद में तभी हम जीतने जा रहे हैं जब सर्व समाज जुड़ रहा है, और सर्व समाज ये चाहता है कि नहीं समाजवादी पार्टी के सांसद होना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के सांसद बनेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे।
कोई यादव की बात नहीं है, यादव तो सब भाई हैं, सर्व समाज के लोग, सारे समाज के लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और सबका सहयोग लेकर के हम लोग सांसद बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस। हमारे साथ फतेहपुर सदर के विधायक थे चंद्र प्रकाश लोधी जी। इन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार आजमगढ़ से लोकसभा की सीट फिर से सपा के ही खाते में आएगी। धर्मेंद्र यादव लाखों वोट से जीतेंगे, लेकिन जनता वोट देती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि दिनेश लाल यादव इस सपा के गढ़ को ख़त्म करते हैं या फिर धर्मेंद्र यादव सपा की साख को बचा पाता है या नहीं। धन्यवाद। देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।